नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। इन वीडियोस को बनाने का मेन एम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जो टीचिंग लाइन में रहकर मुझे लगा था कि अक्सर सिलेबस के प्रेशर में हम नहीं क्लियर कर पाते। तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास और ऊपरी बाएं कोने पर लिख दिया है। तो अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो आपकी एज या क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बाकी दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान और उनके क्रम की वैज्ञानिकता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पर्श। कंठ क ख ग घ अंग। तालव्य च छ ज झ इया। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण ड़ और ढ़ इसी वर्ग की विकसित ध्वनियां हैं। दंत्य त थ द ध न। ओष्ठ प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व। ऊष्म श श स ह। और फिर संयुक्ताक्षर जो 2 वर्णों के से मिलकर बने हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। अब स्क्रीन पर आए हुए चित्र को देखिएगा और मेरे उच्चारण को सुनते हुए और हो सके तो उसके पीछे खुद बोलते हुए महसूस करिए कि व्यंजनों की कौन सी पंक्ति मुख के किस भाग से बोली जा रही है। एक बार मेरे साथ पहले बोल लीजिए ताकि आपको ये महसूस हो कि ये जो क्रम है ये पीछे से आगे की ओर चल रहा है। हर पंक्ति का पहला व्यंजन बोलेंगे। क च ट त प। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो चलिए इसी बात को चित्र के माध्यम से विस्तार से समझें। एक बार पूरे ध्यान से समझ लेने के बाद मुझे यकीन है कि आप इनके क्रम को कभी नहीं भूलेंगे। ये है जीभ जिसका पिछला हिस्सा तालू के पिछले हिस्से के साथ स्पर्श कर रहा है, एकदम गले के पास। गले को आप जानते होंगे कंठ कहते हैं, इसीलिए इस वर्ग का नाम कंठ है। क ख ग घ और अंग इसकी नासिक्य ध्वनि है। क ख ग घ कंठ और अंग कंठ वर्ग की नासिक्य ध्वनि। इस वर्ग की आगत ध्वनि देखिए। जब जबान के पीछे वाला हिस्सा तालू के पीछे वाले हिस्से के साथ पूरी तरह स्पर्श नहीं करता तो बनते हैं ह ख ग। बोलकर देखिए। जब जबान के बीच वाला हिस्सा तालू के बीच वाले हिस्से के साथ स्पर्श किया तो बने तालव्य च छ ज झ इस वर्ग की नासिक्य ध्वनि इया। जब जबान का बीच वाला हिस्सा तालू के बीच वाले हिस्से के साथ पूरी तरह स्पर्श नहीं किया, थोड़ा सा गैप देख रहे होंगे आप, तो बना आगत वर्ण ज। बोलकर देखिए। जब तालू के ऊपर वाले हिस्से, मूर्धा जिसे कहते हैं आगे वाले हिस्से को, उसके साथ जबान तिरछी होकर के स्पर्श करती है तो बनते हैं ट ठ ड ढ और इस वर्ग की नासिक्य ध्वनि ण। इसे मूर्धन्य कहते हैं क्योंकि तालू के आगे वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। इस वर्ग के जो बाद में विकसित हुई ध्वनियां कैसे बनी है, हमारी जबान आप महसूस करिए बोल करके गोल हो जाती है और तालू के आगे वाले भाग के साथ एक झटके के साथ टच करके खुल जाती है
तो बनते हैं ड़, ढ़ और इसी वर्ग की नासिक की ध्वनि ण। बोलिए। इसके बाद आती है दंत्य वर्ग की बारी। त, थ, द, ध, न, जो हमारी जबान के दांतों के निचले हिस्से में स्पर्श करने से बनती है। फिर आती है सबसे आगे ओष्ठ की बारी, जो हमारे दोनों होठों के आपस में स्पर्श करने से बनते हैं ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। जैसा कि आप जानते होंगे होठों को ओष्ठ कहते थे संस्कृत में। इस वर्ग की आगत ध्वनि फ दांत के निचले होंठ में पूरी तरह से स्पर्श न करने से बनती है। आप गैप देख रहे होंगे हल्का सा, ये बना फ। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। तो जब मुख का कोई भाग दूसरे भाग के साथ स्पर्श होता है, टच होता है और कोई वर्ण बनता है, उच्चारित होता है, बोला जाता है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो कि शुरू की 5 पंक्तियों में होता है। उसके बाद अंतस्थ की बारी आती है। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से निकलना। तो जिनमें मुख का कोई भाग किसी दूसरे भाग के साथ पूरी तरह टच नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप देख रहे हैं जबान का पिछला हिस्सा तालु के पिछले हिस्से के साथ पूरी तरह स्पर्श नहीं किया तो बना य। जब अगला हिस्सा तालु के अगले हिस्से के साथ पूरी तरह स्पर्श नहीं किया तो बना र। ल एक अपवाद है जो जबान के अगले हिस्से के तालु के अगले हिस्से के साथ स्पर्श करने से बनता है। और व फिर से दांतों के साथ निचला होंठ पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रहा है, तो बना व। और ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा यानी कि गर्मी। तो जिन व्यंजनों को बोलने से गर्मी उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ज्यादा घर्षण होता है उनको बोलने पर, ठीक है, तो उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, ये पिछला हिस्सा पिछले हिस्से के साथ कर रहा है स्पर्श। श, जिसका प्रयोग अब खत्म सा होता जा रहा है, लेखन में चल रहा है, लेकिन उच्चारण में कोई ये षटकोण वाले श के नाम से आप जो जानते हैं, ये मूर्धन्य श हुआ करता था संस्कृत में। इसे आगे जबान को तिरछी करके, जहां से हम लोग ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं, वहां से आगे मूर्धा में स्पर्श करके बनाया गया था, बोला जाता था। लेकिन अब बोलते लोग पीछे से ही है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। स ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान परीक्षा में लिखने के लिए आप दंत्य याद कर लीजिए, दंत्य बताया जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये च और ट के बीच में कहीं से बोला जाता है। और ह में जबान का कोई भी हिस्सा तालु के किसी भी हिस्से के साथ टच नहीं करता, स्वरों की तरह। जिन वर्णों को जबान के किसी हिस्से को तालु के किसी हिस्से से पूरी तरह स्पर्श न होने देकर बोला जाता है, उन्हें ऐसे ही बोलना उनके उच्चारण की, उनके प्रोनाउंसिएशन की खूबसूरती है। वो भले ही अरबी फारसी भाषा से आए हुए वर्ण हो या फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन। आइए इन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बाईं ओर लिखे हैं अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आ गए वर्ण क, ख और ग। दाहिनी ओर लिखे हैं हमारे पहले के वर्ण क, ख और ग। अब शब्दों के माध्यम से इनके उच्चारण का अंतर ध्यान से सुनिए। कयामत, जिसका मतलब होता है प्रलय। कहानी, करीने से मतलब सुव्यवस्थित तरीके से। शक्कर, कायनात, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। कर्कश, जिसका मतलब होता है
बहुत ही तीखा स्वर। दरख्त कहते हैं पेड़ को। खंबा आपको पता ही है पिलर को बोलते हैं। खामियाजा मतलब किसी चीज का हर्जाना। खगोलीय मतलब पृथ्वी या आकाश या ऐसे पिंडों से संबंधित चीजें, जैसे पृथ्वी वगैरह, ग्रह, उपग्रह, इन सबको खगोलीय आकृतियां बोलते हैं। खुदाई, खुदा मतलब भगवान और खुदाई मतलब भगवान की बनाई हुई दुनिया। खुदाई, खुदाई मतलब एक क्रिया जो खोदने की क्रिया होती है, डिगिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें नुक्ता न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे उनकी भी चर्चा होगी। गजल या फिर हिंदी में कहते हैं गमला। गनीमत गोलाकार। गलत गह्वर, गह्वर मतलब गड्ढा। इसी तरह ज और फ अरबी फारसी भाषा से आए हुए वर्ण हैं जो बाईं ओर लिखे हैं, और ज और फ अपनी भाषा के वर्ण हैं जो दाहिनी तरफ लिखे हैं। बाजार, जगमगाता, जरूरतमंद, उज्जवल, जालिम, ज्योतिर्लिंग, जर्रा, जर्रा मतलब बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, और एक शब्द जरा भी होता है जिसका मतलब थोड़ा सा, और हिंदी में जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। फसल, फसल को हिंदी में पैदावार कहते हैं। लोग भूल भी चुके होंगे, अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं मैम फसल भी उर्दू है, अरबी फारसी भाषा से आया है, तो फसल की हिंदी क्या है? फसल की हिंदी पैदावार है। फूंक, जब मुंह से वायु निकालते हैं और किसी चीज को फूंकने के लिए, जैसे आग बुझाने के लिए, तो फूंक। फरिश्ता, फरिश्ता एंजल को कहते हैं अरबी फारसी भाषा में। फाटक, फाटक एक ऐसा हिंदी शब्द है जिसे बहुत सारे लोग फाटक बोलते हैं। फिक्रमंद मतलब चिंता करने वाला। फागुन हिंदी के एक महीने का नाम है। फनकार, फनकार का मतलब होता है कलाकार, जिसके अंदर कोई टैलेंट हो। फन का मतलब होता है टैलेंट। फुफकार, फुफकार होती है सांप की, सांप का जो फन होता है, जो वो ऊपर उठाता है सांप का मुंह, उसे कहते हैं फन, और फन कहते हैं टैलेंट को। तो इस तरीके से कई शब्दों में नुक्ता लगने से बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णमाला और वर्तनी, अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग्स के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, फोनेटिक्स, ध्वनि पर काम किया। इसका लिंक आई बटन पर उपलब्ध है। इसके बाद हमने हिंदी वर्णमाला की प्रामाणिक संख्या पर काम किया। इसका लिंक भी आई बटन पर उपलब्ध है। हर उनकी मात्राओं और मात्राओं में होने वाली सामान्य गलतियों वाले वीडियो का लिंक भी आई बटन पर उपलब्ध है। इस वीडियो में हमने व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान, उनके क्रम की वैज्ञानिकता के साथ साथ कुछ मिलती जुलती ध्वनियों के उच्चारण के फर्क को समझा। अगले वीडियो में संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के साथ अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक की ध्वनियों पर, फिर रेफा और वर्तनी विच्छेद पर बात होगी। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और हाँ, अगर पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक करना होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए।